चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चला रखी है 12th क्लास के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, तो विघटन किस प्रकार हुआ, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हमारा टॉपिक होगा कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम देखने को मिले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चेंजेस दिखी, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी और फिर ये होगा हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो आज हम पहले बात कर लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन क्या परिणाम थे। तो बेटा हमें पता था कि भाई 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला, शीत युद्ध चला। क्या चला? शीत युद्ध चला। शीत युद्ध चला, ध्यान रखना। तो कहानी क्या थी कि बेटा इसका पहला परिणाम तो ये हो गया कि शीत युद्ध का अंत। क्या हो गया? शीत युद्ध का अंत। इसका पहला परिणाम क्या देखने को मिला कि शीत युद्ध का अंत। यानी यहाँ पे देखोगे इतना लंबा संघर्ष जो चल रहा था किसके बीच में, 1945 से लेकर 1991 तक। आप देखोगे कि अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच, सोवियत संघ के बीच क्या हो चुका था, इतना लंबा संघर्ष चल रहा था। तो विघटन की पहली परिणति क्या हो गई कि शीत युद्ध का अंत हो गया। यानी इतने लंबे समय से चला रहा संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। यानी इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी। और पहली चीज इसमें हमने चीज देखा था कि जब दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेद थे तो पूरा विश्व दो ध्रुवता हो गया था, या दो ध्रुवता कह लो, दो ध्रुवता के आधार पर संचालित हो रहा था। लेकिन अब क्या हो चुका, जब एक तरफ आपका यूएसए था और एक तरफ आपका यूएसएसआर था। अगर मान लेते हैं कि ये समाप्त हो जाएगा तो यानी कि अब दो ध्रुव नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एकल ध्रुव, एक ध्रुवीय। क्या बोलोगे आप इसे? एक ध्रुवीय। यानी कहानी ये थी कि शीत के दौरान पूरा विश्व माना दो ध्रुवता के आधार पर सिद्धांत पर काम कर रहा था। यानी कि पूरा विश्व दो भागों में विभाजित था। परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद अब ये कोई सवाल नहीं था और पूरा विश्व क्या हो चुका था, एक ध्रुवीय हो चुका था। और उसमें महाशक्ति के रूप में कौन उभरा? अमेरिका उभरी। यानी आप ये समझ लो कि इतने लंबे से चला रहा संघर्ष तो शीत युद्ध था। शीत युद्ध के अंतर्गत कितने व्यापक स्तर पर हथियारों की होड़ की गई थी। अब ये संघर्ष क्या हो चुका था, ये संघर्ष समाप्त हो चुका था। तो पहला परिणाम यही था कि शीत युद्ध का अंत। इतने लंबे से यानी 1945 से लेकर 1991 तक जो संघर्ष चला, ये संघर्ष अब क्या चुका था, समाप्त हो चुका था। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे क्या कि शीत युद्ध का अंत। मैं आगे बात, दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, यहां पर डाल देना कि अमेरिका, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में, यह कह लो कि अमेरिका का ये लिखो का महाशक्ति के रूप में उभार। ठीक है, अब ये क्या है हमें ये पता था कि भाई 1945 से लेकर और 1991 तक इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो विचारों को लेकर थी, विचारों को लेकर थी। अब कौन से विचार थे, तो हमें पता है कि यहाँ पर दो, एक तरफ आपका यूएसए था और एक तरफ आपका यूएसएसआर था। आप देखोगे यूएसए यानी अमेरिका था और ये आपका जाएगा सोवियत, सोवियत। यूएसए की अपनी विचारधारा थी और विचारधारा क्या थी, पूंजीवादी। और एक तरफ कौन था, इसकी विचारधारा क्या थी, समाजवादी। तो हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद थे, वैचारिक संघर्ष थे। तो कहानी क्या थी कि अब ये कोई सवाल नहीं था कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है या फिर समाजवादी व्यवस्था अच्छी है। अब ये कोई सवाल नहीं रह चुका था क्योंकि सबको पता था कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और बची हुई महाशक्ति, बची हुई शक्ति ने क्या किया, अमेरिका ने पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और जैसे अपने वर्चस्व स्थापित किया तो दुनिया की इकलौती क्या बन चुकी, महाशक्ति बन गई। पास में आइए, तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभार। क्योंकि संघर्ष दो विचारधाराओं को लेकर था, एक विचारधारा समाप्त हो गई तो बची विचारधारा क्या करेगी, पूरे विश्व पर अपना प्रसार कर लेगी। और आज आप देखोगे तो मोस्टली जो देश हैं वो पूंजीवादी, पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया में भी ऐसे ही है कुछ। इंडिया में 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, एलजीबी की पॉलिसी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो मोस्ट जो देश हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इसलिए देखोगे एक खजीमन ये भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है। किसमें होता है, डॉलर में होता है। तो विश्व की महाशक्ति थी वो, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो होड़ थी वो महाशक्ति बनने के लिए थी। लेकिन 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक महाशक्ति तो पहले ही खत्म हो गई। अब बचा कौन, दूसरी महाशक्ति। तो दूसरी महाशक्ति ने क्या किया, पूरे विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी के साथ क्या देखा गया कि अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति बन गई। बस में आगे बात, तो एक पॉइंट आप डाल सकते हो कि अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभार। चलिए तो अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी तीसरा पॉइंट हम बात करने वाले हैं
इसको आपको डिफाइन भी करना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में जब ये सीरीज खत्म होगी, चैप्टर खत्म होगा, तो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले आऊंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीजें आनी है। इसलिए आपको बताता हूँ कि पहले भी आप पढ़ने के बाद एक बार घर पे जाके बुक जरूर डाउट कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, सारी चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मेरे पास रामबाण है मैं आपको दे दूंगा, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो बिना मेहनत के कुछ काम नहीं होगा। बस में चलिए आगे। तो अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए देशों का उभार। अब ये क्या था, हमने एक चीज बताया था कि जब सीजन चल रहा था तो जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ था, सोवियत संघ की अपनी विचारधारा थी, और विचारधारा क्या थी, समाजवादी विचारधारा थी। बस में आ गया। और इसके अंतर्गत 15 गणराज्य शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 15 गणराज्य शामिल थे। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान रखो, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि यूक्रेन इसका एक देश था, पहला यूक्रेन इसका एक देश था, पढ़ा था हमने। दूसरा बेलारूस एक इसका, दो बड़े देश थे जिन्होंने इसके विघटन की स्थापना की थी, बेलारूस। तीसरा मान लो कि रूस। ये तीन बड़े गणराज्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, इनके अंदर ये था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नए देश आए वो कैसे आए। तो ये जो 15 गणराज्य इनके साथ शामिल थे, जब सोवियत संघ का विघटन होगा तो क्या वो अपनी नई पहचान नहीं बनाएंगे। जब वो नई पहचान बनाएंगे, उनकी अपनी एक संप्रभुता होगी, और संप्रभुता के आधार पर जब वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आएंगे तो वो एक नए देश के रूप में स्थापित होंगे। क्योंकि अब तक तो उनकी पहचान किससे हो रही थी, सोवियत संघ से हो रही थी, लेकिन अब सोवियत संघ क्या हो चुका था, टूट चुका था। तो जितने भी देश शामिल थे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, कुछ देश अपने एक देश के नाम से अपना एक अलग संप्रभुता बनाएंगे, वरना कुछ अलग देश क्या करेंगे, किसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो यही हुआ था। अगर देखोगे यूक्रेन अपना एक अलग देश है, आपको बताइए, हालांकि ये ईयू का मेंबर बनने के लिए बोल रहा है, नाटो का मेंबर बनना चाहता है, बट फिर भी आप देखोगे अभी भी यूक्रेन क्या है, अपना एक अलग देश है, लेकिन पहले के साथ था, ये सोवियत संघ के साथ था। बेलारूस देख लो, वो भी अपना एक अलग देश है। तो इनकी अपनी एक अलग पहचान हो गई। तो इनके विघटन से जो 15 गणराज्य थे वो टूटकर अलग हुए, और अलग होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आने पर उन्होंने अपने आप को एक नए देश के रूप में स्थापित कर लिया। बात में आगे बात, इसलिए बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए देशों का उभार, ठीक है। लेकिन यहां पर जड़े क्या है, ध्यान सुनना, यहीं से जड़े हैं किसकी, यूरोपीय संघ की, किसकी, यूरोपीय संघ की। अब जड़े क्या थी, जड़े ये थी बेटा कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या देखा गया कि कुछ जो देश, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के देश मतलब जो सोवियत संघ के साथ थे, आगे बात, वो कहां चले गए, वो बन गए यूरोपीय यूनियन का मेंबर, यूरोप संघ का सदस्य। और जब वो इसके अंदर शामिल हुए, उस समय संघ तो नहीं था, लेकिन वो संघ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो संघ बनाने की कोशिश किया तो 1992 में क्या कर दिया गया, एक साल बाद ही सोवियत संघ का, यूरोप संघ का स्थापना कर दी गई। 1991 में यूरोप संघ की घटना, क्या नाम, सोवियत संघ की विघटन कर दिया गया। और यहां पे देखो 2 साल याद रखो, 1991 में सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, और इसके अगले साथ ही 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना। तो हम देखोगे कि सोवियत संघ एक विघटन, एक साल बाद ही, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके एक साल बाद ही क्या बना दिया गया, यूरोप संघ बना दिया गया। बात में आगे बात, तो सोवियत संघ में जो देश शामिल थे वो कुछ देश तो अपने आप को एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर दिए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने बोला कि मुझे किसी से नहीं जाना, मुझे अपना एक अलग देश बनाना है। लेकिन कुछ जो देश थे उन्होंने क्या कर दिया, वो यूरोपीय संघ के मेंबर बन गए। यूरोप संघ मतलब जो पूरा यूरोप है, चाहे पूर्वी यूरोप हो चाहे पश्चिमी यूरोप। हम पता कि ये शीत युद्ध के दौरान दोनों बढ़ चुके थे, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ तो इनके बीच में एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। क्या हो गई, एकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। और जब एकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ तो इन्होंने अपने आप को एक संगठन के रूप में स्थापित करना चाहा, जिसे क्या बोला गया, यूरोपीय संघ। क्या बोला गया, यूरोपीय संघ। तो हम वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में, तब बताएंगे कि यूरोप संघ की स्थापना कैसे हुई, क्यों इसको प्रभावी संगठन के रूप में माना गया, क्या गतिविधियां हैं और क्यों इसको इतनी महत्व दी जाती है। बात में आगे बात। तो बेसिकली जो 3 तरह के क्रूशियल थे, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 तरह के परिणाम थे, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद इनकी क्या परिणति देखने को मिली। तो क्या हो गई, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कोई 3 पॉइंट लेकर इसको डिफाइन कर, ठीक है बेटा। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं अभी छोटी छोटी वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। इसके बाद में आपको लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी, आधे घंटे 45 मिनट, ठीक है।
तो उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अभी मैं आपको छोटे टॉपिक बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे, क्या सीखोगे। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। ठीक है, चलिए।